नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनो का। आज ये पेपर हुआ है 12 दिसंबर को। ठीक है, तो आज इस पेपर में जो जीएस और हिंदी का जो सेगमेंट है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आने वाले जो भी पेपर आपके होने वाले हैं, चाहे आपका जो है वन दरोगा हो या फिर इसके अलावा वीडियो एग्ज़ाम हो, जो भी पेपर आने वाले हैं उनमें ये आपको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं एक आइडिया आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही है, मतलब 1857 के विद्रोह में नेताओं की पहचान करिए। कौन कौन से नेता इसमें शामिल थे, तो देखते हैं। देखिए, लक्ष्मीबाई तो थी ही, तात्या टोपे भी थे, नाना साहेब भी थे। बिरसा मुंडा और ज्योतिबा राव फूले ये नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, डी और ई। बी, डी और ई यानी ऑप्शन इसका चौथा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है साथियों? तो भारत का प्राचीनतम मंदिर है दशावतार मंदिर है। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में, ऑप्शन डी। आगे है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर को देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक है, इटालियन और जर्मन इसकी कोई आधिकारिक भाषाएं नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे है, मुगल चित्रकला में भारतीय शैली के साथ किसका मिश्रण किया गया है? तो भारतीय शैली के साथ साथ जो पर्शियन शैली है, ठीक है, उसका मिश्रण किया गया है। इसीलिए जो मुगल चित्र हैं उनको इंडियन पर्शियन शैली में बनाया हुआ कह सकते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा था। ज़्यादातर लोग इसको, जिन्होंने अच्छे से जियोग्राफी नहीं पढ़ा है, वो शायद ना कर पाए हों इसको। इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा तापीय प्रतिलोमता। ये वो कंडीशन होती है जब एक लेयर बन जाती है, यानी नीचे जो है कोल्ड एयर होगी, उसके ऊपर वार्म एयर होगी और उसके ऊपर फिर से कोल्ड एयर होगी। तो इस तरीके की जो कंडीशन बनती है इसी को हम कहते हैं थर्मल इन्वर्जन, तापीय प्रतिलोमता। चलिए अगला सवाल है, उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण क्या कहलाता है? तो ऑफलाइन क्लास में मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया है, ऑनलाइन भी बताया होगा कभी ना कभी। इसका सही स्थान, इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा एक्स-2 यानी बाहर स्थान संरक्षण। जब उनके अपने स्थान पर किया जाता है तो इसको बोलते हैं इन सीटू। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सही मिलान इसमें करना है आपको। ठीक है, देखते हैं ज़रा। देखो, तापीय ऊर्जा का तो ऊष्मा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेडिएंट ऊर्जा क्या होगी? रेडियो तरंग एवं एक्सरे। भूपर्पटीय मंडल में क्या मिलने वाला है आपको? मिट्टी और चट्टानें। और जल मंडल में क्या मिलेगा? भूमिगत जल। ठीक है, ये सब मिलेगा, यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा और डी का चौथा। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से मिलाएंगे इसको तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। डी का हो जाएगा चौथा, ठीक है, सी का हो जाएगा पहला, बी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेना आप लोग, एक बार मिला लेना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई है साथियों? 2020 में। उत्तर भारत में शीतकाल में बरसात होने का कारण मैंने कई बार बताया है, करोड़ों बार मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी खूब बताया मैंने कि अगर सर्दियों में बरसात हो रही है, इवन मैंने इस पर पूरा सेपरेट वीडियो बनाया था कि आखिरकार ऐसी बरसात क्यों होती है। तो इसका रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। इसमें गलत लिखा है, ध्यान रखना। आम्र वर्षा कहाँ होती है भैया? तो मानसून पूर्व की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं यूपी और बिहार में। केरल और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से इसको जाना जाता है। असम वगैरह में इसको हम बोलते हैं बारदोली छीड़ा। ठीक है, एसडीजी में कितने लक्ष्य हैं? तो एसडीजी में टोटल लक्ष्य हैं, इस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। एसडीजी के जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, अगर आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो शायद आप इसमें गलती कर बैठे। कौन कौन से भारतीय उपग्रह हैं? तो देखो, इनसैट सबको पता है, कल्पना ये तो नाम से ही भारतीय लग रहा है तो ये तो है ही, एडुसैट भी है। और अच्छा, और हम इसमें देखें तो आईआरएस की अगर हम बात करें तो ये है इंडियन रिमोट सेंसिंग, ये भी भारत का एक उपग्रह है। केवल इसमें जो ऑप्शन डी है यही भारत का उपग्रह नहीं है, ये जो है स्पुतनिक जो है रूस का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी, सी और ई, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, डी इसमें नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है? तो दिल्ली का है ना, 10,000 से भी ज़्यादा है। अब 2011 का एचडीआई इंडेक्स पूछ रहा है ना, तो उसमें कौन सा होगा? तो ज़्यादातर में केरल ही आपको मिलने वाला है।
कौन कौन से आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं, इनमें से कौन कौन से काम है। चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का है तो थोड़ा सा कानून के बारे में भी पेपर में सवाल कुछ आए थे। तो देखो, चोरी तो है ही, ऑब्वियस बात है, तलाक के मामले नहीं आएंगे, हत्या उत्पीड़न, यानी ए, डी और ई इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। देखिए, तलाक के मामले और किराए के मामले ये जो है क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिविल केस है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे छोटा सा रीजनिंग का सवाल है। इसमें ये आपको बताना है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके बाद 3 या 4 आता है, किंतु उनसे पहले 8 या 9 नहीं आता, तो देखने पर आप पता लगाओगे 2 हैं। चलो आगे देखो, अब डिक्शनरी को इस तरीके से लिख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। ऑर्डिनरी को क्या करेंगे, तो इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे जो डी का कोड है 1 है, सी आपका आई का 2 है, सी का 3 है, इस तरीके से बनाया गया है, तो आप आसानी से इसको मिला लेंगे और ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देख लेना, मैंने बस ऊपर ऊपर से देख के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, देख लेना एक बार, है ना। जैसे डी का ए है, ठीक है, आई का 2 है, सी का 3 है, इसी तरीके से ऑर्डिनरी का बना लेना, कोई मुश्किल नहीं है। आगे देखिए, रीजनिंग का ही सवाल है। अब देखो, ये है 10 का वर्ग, ये है 11 का वर्ग, ये है 12 का, अब 13 का आएगा, तो 13 का होता है 169, ऑप्शन डी। पूरा से क्या आशय है, तो मुझे याद आ रहा है मैंने अभी कुछ दिन पहले शायद पीसीएस की आंसर की बनाई थी, उसमें ये पूरा का फुल फॉर्म आया था, है ना, तो वहीं से लिया गया है सवाल। इसका सही आंसर होगा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई है 2014 से, जब मोदी सत्ता में आए तब। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जीएस का एक और सवाल, इनमें सही मिलान आपको करना है, कौन सा कहाँ मिलेगा। तो देखो, नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में, इंटरपोल का है लियोन्स में, और ओपेक का है वियना। ठीक है, यानी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए। APES से क्या आशय है, तो साथियों APES है अंटार्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, अब इसमें जो है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे 4 गुणा 1, फिर 4 गुणा 2, ठीक है, उसके लिए उसके मतलब 1 2 3 4 करके गुणा कर दिया गया है। तो 480 में आप जब गुणा करेंगे, पहले 1 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, फिर 6 का है, तो 480 में 6 का गुणा करोगे तो 2880 आ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे आ जाइए, हिंदी। अच्छा, एक और सवाल है, प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करिए। तो जब हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब हमें पढ़ाए जाते हैं, टर्सरी सेक्टर। तो प्राथमिक गतिविधि में कौन कौन आता है। प्राथमिक गतिविधि में देखिए, मछली पालन आता है, ठीक है, कृषि आती है और खनन आता है। तो ए, सी और डी इस तरीके से बनेगा, ACD, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए, अब ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। मोमबत्ती, मोमबत्ती से क्या होगा, तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है। बल्ब क्या कर रहा है, बल्ब वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर रहा है। सितार क्या कर रहा है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर रहा है। लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज कर रहा है। ठीक है, मिला लीजिए इसको, कोई डाउट नहीं। चलिए, आगे है परिमाणवाचक। अब हिंदी की बात करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जिनमें परिमाण की बात हो, मात्रा की बात हो। तो मात्रा इसमें किस में दिखाई दे रही है आपको, मात्रा दिखाई दे रही है मन अनाज में, 5 मन अनाज, 4 मन अनाज। अगर संख्या दे दे तो निश्चित है, संख्या ना दे तो अनिश्चित है। ठीक है, चलिए आगे, ये जो है आपका पूरा का पूरा गद्यांश है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर बताने हैं। तो मैंने इसको पढ़ लिया है, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ आपको। देखिए, 27 में जब आप इसको पढ़ेंगे, तो 27 को पढ़ने के बाद जो इसका सही जवाब आप लोग लगाएंगे वो होगा ऑप्शन ए। अपना काम मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे है किन के बिना कला कौशल के विचार तथा चिंता व्यर्थ है। मजदूरी के बिना, ऑप्शन डी इसका सही होगा। किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता है ना। तो सोना चांदी अगर आपको मिल भी जाएगा तो आपको जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। आगे, मूर्खों का काम क्या है। मूर्खों का काम है आदमियों की तिजारत करना। तिजारत मतलब एक तरीके का व्यापार। सच्ची ईश्वर पूजा है क्या, सच्ची ईश्वर पूजा है साथियों मनुष्य पूजा, ऑप्शन ए। कल का तात्पर्य है, तो आपने हिंदी में शब्द सुना हो कल पुर्जा, है ना, तो इसका पुर्जा सही मतलब हो जाएगा, एक हिस्सा एक तरीके से। 33 नंबर देखिए, बैन सुन्या जपते मधुर तपते सुनतना बैन। तो देखो, मैं आपको सच बात बताऊं, ये सवाल मैं भी नहीं कर पाया था, ये मैंने इंटरनेट पर देखा, काफ़ी ढूंढा, उसके बाद ये मुझे मिला। तो ये सवाल वाकई में थोड़ा टेढ़ा था, ये आसानी से मिलने वाला ये नहीं था बिल्कुल भी। और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इसको नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वाकई में थोड़ा सा टफ़ है ये, इसको टफ़ ही कहा जाएगा।
और इसका जो सही जवाब है वो है विरोधाभास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द वर्ग पर किस आधार पर तय किए जाते हैं? अर्थवत्ता के आधार पर, अर्थ के आधार पर बेसिकली। 35 नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो 35 नंबर का निकल के आएगा, देखिए पहले का जब हम निकालेंगे तो पहले का आएगा दूसरा, ठीक है, और सर्वनाम आप वहाँ जा कर के बैठ जाइए, बी का पहला, ठीक है। इसके अलावा सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 35 का। 36 देखिए, 36 क्या होगा? रंग जमाना, धाक जमाना, रूह कांपना, बहुत ज़्यादा डर जाना, मैदान मारना, विजय प्राप्त कर लेना, मुंह फुलाना, अप्रसन्न होना। तो इस तरीके से आप इसको मिला लीजिए, आसान है। अच्छा इधर भी हैं, देख लेते हैं ज़रा। निराशा शब्द में कौन सी संधि है साथियों? तो निराशा शब्द में संधि बनेगी निह धन आशा। तो अब ये विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। निर्वासन में उपसर्ग कौन सा है? निर्धनवासन। तो निर ऑप्शन डी, ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। आगे सही मिलान करना है हमको। दुस्साहस, चलिए देखते हैं, मिलाते हैं इसको। देखो एक एक करके मिला लेते हैं। बी का हो जाएगा चौथा दुह, दुस्साहस में क्या हो जाएगा? दुधन साहस। दुर्गुण में क्या हो जाएगा? दुर्गुण में हो जाएगा साथियों पहला, और दुष्कर्म में हो जाएगा दुष। इस तरीके से इसका सही मिलान कर लीजिए। 39 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 40 देखिए, गुणवाचक सर्वनाम। तो देखो ये सवाल गलत है। पहले तो गुणवाचक सर्वनाम कुछ होता ही नहीं है, गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता एनटीए इस तरीके की गलती कैसे कर सकता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको करवा रही है और इस तरीके की गलती, ये तो बहुत अजीब है। तो मुझे नहीं पता ऐसा उन्होंने क्यों किया है, लेकिन ये सवाल अगर इस तरीके से देखेंगे तो गलत है। सर्वनाम नहीं होगा, विशेषण होगा। और विशेषण को अगर हम मान लेंगे तो यहाँ पे सही जवाब रंगीला हो जाएगा, क्योंकि गुणवाचक सर्वनाम कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, गुणवाचक सर्वनाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दुरात्मा में कौन सा समास है साथियों? दुरात्मा में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, ऑप्शन तीसरा। आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है? मनोरथ। इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ सब एक ही बात है, ऑप्शन ए। ऋजु का विलोम क्या होता है? तो देखिए ऋजु का विलोम होता है सरल। ऋजु माने टेढ़ा, तो इसका क्या होगा? सरल होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन बड़ा अजीब से हैं, तो मुझे इसके या तो ये सवाल गलत है, ठीक है, या इसके ऑप्शन मुझे अजीब लग रहे हैं, क्योंकि ऋजु का मतलब होता है टेढ़ा और इसका सही होगा सरल, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो पता नहीं क्या इस तरीके से पेपर बनाया एनटीए ने, मुझे अजीब लग रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों। आगे देखिए, कौन सा शुद्ध वाक्य इनमें से? तो शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन 3, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। निपात, निपात क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेष प्रकार का बल लगाकर, मतलब वे ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी विशेष प्रकार को जोड़ देते हैं। जैसे मतलब शब्द में विशेष प्रकार का बल लगाने के लिए जो उपयुक्त किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ तुम जाओगे और फिर मैं बोलूँ तुम भी जाओगे, तो ये विशेष बात होगी, मैंने बल लगा दिया कि तुम भी जाओगे, मतलब अब जाओगे ही जाओगे, इस तरीके से। आगे देखिए 46 देखिए, विलोम की शब्द विलोम की दृष्टि से कौन सा असंगत है? तो धृष्ट का विनीत बिल्कुल सही है, जटिल का सरल, अनुराग का विराग, दे का प्रदेय नहीं होता, दे का अदेय होता है, ठीक। तो दूसरा इसका सही हो जाएगा। प्राणों का अंत करने वाला, प्राणांतक, जो प्राणों का अंत करे, ऑप्शन बी। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो राष्ट्रीय, तीसरा वाला सही है, बाकी गलत है। 49 देखिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो नदी है, मनुष्य है, गाय है, लेकिन गंगा नहीं है। गंगा जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है। चलिए अंतिम देखते हैं इसका। अंतिम देखिए, अंतिम देखिए प्रश्न नंबर 50, ठीक है। 50 का क्या होगा? पहले का हो जाएगा तीसरा, आप निजवाचक होता है, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ये हुआ एएससी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेनो का पेपर था वो, ठीक है। ठीक ठाक पेपर था, मतलब कुछ गलतियां हैं, एनटीए ने गलतियां की हैं, ऑब्वियस उनको सुधार दिया जाएगा। वो जो सवाल इसमें उल्टे सीधे कर दिए हैं एक आध दो, उन्हें करेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो नंबर सबको मिलेगा या फिर वो नंबर ऊपर से कट जाएंगे। तो ये आज का पेपर था। बताइए आप लोग कमेंट करके कि आपका पेपर कैसा रहा, और जो लोग इसको वीडियो के लिए देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इसको देखिए, इसको लगाइए और अपना स्कोर जांचिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।